बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। 10 मार्च 2026 के हवाले से मैं तमाम अपडेट्स आपके सामने लेके आ रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि हमें शुरू करें, आपसे एक सवाल है और सवाल यह है कि ईरान का मौजूदा मजहबी निज़ाम खित्ते और दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। मार्को रूबियो की तरह आप भी ये समझते हैं या आप ये समझते हैं कि नहीं, अमेरिका की मौजूदा सोच दुनिया के लिए खतरा है कि अगर वो सोचती है कि हम किसी भी मुल्क की जो हुकूमत है उसको बदल सकते हैं या उसके सरबराह को अरेस्ट करके अपने मुल्क में लेकर आ सकते हैं। ये आपने फैसला करना है, क्या समझते हैं कि क्या बेहतर है दुनिया के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं खबरों में, और खबरों में ये है कि अगर ईरान की बात करें तो ईरान कहता है कि ईरान में निज़ाम की तब्दीली के लिए अमरीका और इसराइल के मंसूबे नाकाम हो गए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज हम तकरीबन पिछले 10-11 दिनों से देख रहे हैं कि हमारे सामने वह तमाम जतन जो अमेरिका कर सकता था उसने किया है। उसके दावे कुछ और हैं, उसकी बातें कुछ और हैं, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं कि ईरान के अंदर मुझे अब तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई कि मैं कहूं कि गेम उसके हाथ से निकल गई है। देर आर वेरी मच इन कंट्रोल। वहां पर नुकसानात हो रहे हैं, वहां पर बमबारी हो रही है, वहां पर तकरीबन $5.5 अरब का असलहा उसका इस्तेमाल हुआ है, तो नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जज्बे की, क्योंकि मैंने एक चीज जो बिलीव या उनके जो बिलीव्स हैं, उनके जो अकायद हैं, जो उनके वहां पर मैं सुनता हूं उनको, तो वहां पर एक चीज बड़ी क्लियर होती है और वो शायद उनके दिमागों में बैठ जाती है। मतलब उनकी बातों में 100 इतराज आप कर सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन वो कहते हैं कि जी हम यजीद के सामने नहीं झुकेंगे। ये जुमला जो है ये आप हर एक से बार बार सुनेंगे कि हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, मगर यजीद के सामने नहीं झुकेंगे। और उस मुल्क को आप कह रहे हो कि आप सरेंडर करो, तो अगर वो सरेंडर करेंगे तो जो उनके बेसिक अकायद हैं जिस पर वो खड़े हुए हैं उसको आप चैलेंज कर रहे होते हैं। ये बात समझनी चाहिए कि आप किसको क्या कह रहे हो। वहां पर कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर वो कटर हैं, उन्हें कटर रहना पड़ता है। यहां पर सूरत हाल ये है कि उसके बाद ईरान वॉर विद ईरान डीपन ऑयल क्राइसिस एज ट्रम्प गिव मिक्स्ड मैसेजेस ऑन टाइमलाइन। वो कहते हैं कि जी ये समझ नहीं आ रही, मतलब जिस तरह आप कहते हैं ना कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो, तो यहां समझ नहीं आ रहा है कि यहां पर ट्रम्प जो है वो कहना क्या चाह रहे हैं। सुनते हैं, अब समझते हैं स्टूडियो में कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो कहां तक आ गए हैं और वो किस किस को इन्वॉल्व कर रहे हैं और अब वो करना क्या चाह रहे हैं, या ऐसा उन्होंने सोचा क्यों। दुनिया में ऐसा क्या हो गया है कि उनके मैसेजेस जो है वो मिक्स हो गए हैं। वरना तो वो कहते हैं कि मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, उड़ा दूंगा, जला दूंगा, उठा लूंगा, गिरा दूंगा। ये जुमले आप सुनते हैं मार्को रूबियो से, वजीर खारजा से, वजीर दाखिला से, ट्रंप से। वो लोग नरम लहजे में बात ही नहीं करते, लेकिन जब मिक्स मैसेजेस हो जाएं इट्स मीन के कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका के हाथ से निकल रही हैं। तो समझेंगे इस पूरी वीडियो में कि ऐसा क्या हो रहा है। सदर ट्रंप फरमाते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है। क्या अचीव कर लिया है, सवाल ये पैदा होता है ना, क्या अचीव कर लिया है। बिकॉज जहां तक मुझे याद है, मैं आपको एक खबर दिखा देता हूं। मैं तो उस खबर को मानूंगा जो खबर मुझे ट्रंप ने दी थी ना। ट्रंप ने जब जंग शुरू की तो उसने कहा कि हमारे कुछ पॉइंट होंगे जिनके ऊपर हम इस जंग को खत्म करेंगे। ईरान won't surrender and fighting until regime collapse may not be in our interest, says Israeli officials। अच्छा, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आपने कहा था कि जी, और जो शुरू में मैंने सवाल भी किया कि जब तक रिजीम चेंज नहीं हो जाता और एक मुनासिब इंसान नहीं आ जाता जो अमेरिका को और इसराइल को अपना दुश्मन ना समझे, उस वक्त तक हम अपनी जंग को जारी रखेंगे। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि ईरान जंग खात्मे के करीब है। आपने क्या अचीव कर लिया है? अब तक कोई लिस्ट हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि आपके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो हमारे सामने नहीं आया। ठीक है ना, उनके तेल पे कब्जा कर लेंगे, हम उनका ऑयल चोरी कर लेंगे, हम वहां पे घुस जाएंगे, हम एक मुनासिब सा बंदा बढ़ा देंगे और वो रजीम हमारे हाल ही काम करेगी, एंड सो फोर्थ। एक पॉइंट भी अगर पूरा हो गया है, किसी ने सुना है, कोई समझा है तो समझा दे मुझे। मेरे हिसाब से उनके कोई ऐसे पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहे। जो दूसरी बात यह कि क्या जंग खत्म करना ट्रंप के हाथ में है? क्या ये पहली जंग होगी जो डिसाइड नहीं कर सकेगा अमेरिका कि मैं जंग खत्म कर रहा हूं? क्या ये ऐलान इफेक्टिव रहेगा? तो ईरान कहता है कि ये जंग, ये तय हम करेंगे कि जंग कब खत्म होगी। पाकिस्तान ने इनकलाब का ट्रंप के बयान पर जवाब।
पाकिस्तान इनकलाब कह रहा है कि जो जंग शुरू हुई है, जो आपने की है, ये खत्म तो ऐलान तो हम करेंगे, ये तो हमने ऐलान करना है कि इस जंग ने कब खत्म होना। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। दिस इज फर्स्ट टाइम एवर कि आपके हाथ में इस खात्मे का ऐलान का पावर दी गई। ये पहली बार है कि ये पावर आपके पास नहीं है कि यू विल डिसाइड द पर्सन, कि मैं कह रहा हूं कि जंग खत्म होती है, एक हाथ ऊपर करूंगा, बोलूंगा जी हमने ईरान में तमाम फतूहात हासिल कर लिए हैं। पहली बात तो ये है कि अगर अली खामनेई के फर्जंद सुप्रीम लीडर रहते हैं और ये जंग खत्म हो जाती है, तो मैं इसको पॉज कह सकता हूं, मैं जंग का खात्मा तो फिर भी नहीं मान सकता। तो ईरान को किसी ना किसी साइड निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये दिस इज अ गुड टाइम, बिकॉज नेगोशिएशंस होंगी फेक, बातचीत होगी फेक, छोटी छोटी बातें होंगी, और उसके अंदर मैं समझता हूं कि कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। ठीक है, और मैं आपको खबर दे देता हूं, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि नेगोशिएशन विद द यूनाइटेड स्टेट आर नो लॉन्गर ऑन द एजेंडा। उनके एजेंडा में तो ये बात है ही नहीं कि उन्होंने इसके ऊपर बात भी करनी है। वी आर रेडी टू कंटिन्यू मिसाइल्स अटैक अगेंस्ट देम एज लॉन्ग एज नेसेसरी एंड वेन एवर नेसेसरी। ये बात बड़ी क्लियर है। अच्छा, ये तो है अमेरिका। अब अमेरिका ने किस किस को रीच आउट किया है, इस पर बात करेंगे। और यहां पर हम बात करने जा रहे हैं इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू की। देखिए, वहां पर जो है, अगर आप बात करें, अगर आप मुझसे पूछें कि वेयर इज बिन गुएर, इस मौके के ऊपर उसको तो बाबा बाबा बोलना चाहिए ना। 10 दिन हो गए हैं, मैंने तो शक्ल नहीं देखी उसकी। उसको तो इस टाइम बहुत बड़े बड़े खिताबात करने चाहिए, क्योंकि वो तो जब देखता है कि एक ये फलस्तीनी जब जेल के अंदर होता है, कैद होता है, तो उसको तो जा जाके वो उंगलियों का साथ छोड़ता ही नहीं है, बात करता ही रहता है, बस नहीं करता। यहाँ पर तो 10 दिन से गायब है। तो उसके बारे में जो इतलात हैं वो मुतजाद हैं। या तो वो मुल्क से फरार हो चुका है, या तो वो इस किस्म का अंडरग्राउंड हो गया है कि जहां पर एटम बम भी असर ना करे, और या फिर उसको भी नुकसान पहुंच चुका है। अब वो जख्मी है या मर गया है, आई हैव नो आइडिया, मगर 10 दिन से मुझे वो नजर नहीं आया। इसराइल कहता है, आपको पता है समोट्रिच का बेटा भी जो है वो कहते हैं कि पहले से ज्यादा जख्मी है, उसके सारे फेफड़े आंतें बाहर आ चुकी हैं। तो उसके बारे में भी इतला जो है वो खुद मीडिया बता रहा। यहां पर इसराइल यहां तक गिर गया है कि ईरानी निजाम हुकूमत गिराए बगैर जंग खत्म करने के इम्कान का जायजा ले रहे हैं। यानी कि ठीक है, जो इनका सुप्रीम लीडर है, जो अगर उनकी आवाम खुश है तो ठीक है, हमें इस जंग से निकलने दें। यानी कि यहां पर आ गई है तरले मिलते, यहां पर आ गया है कि ठीक है जी, हम अपनी बात से विड्रॉ करते हैं। यहां पर आ गई है शिकस्त, यहां पर आ गया है उस मौके के ऊपर इसराइल के खुदा के लिए जंग बंद कर दो, जो आपकी हुकूमत है मैं कबूल है, आपने हमको मारा, हमने आपको मारा। ऐसा क्या हो रहा है ईरान की तरफ से कि यहां पर जो है वो इसराइल जो है वो कहता है कि जी जो सूरत हाल भी है, आप मुझे जंग खत्म करवा दें। अवाम में क्या बेचैनी है? तो आप बिन गुएर एयरपोर्ट की तस्वीरें देख लें, लोग जो है अपने बैग स्टाफ के मुंह पे मार रहे हैं कि हमें निकालो इसराइल से, अपना मुल्क अपने पास रखो, हमें निकालो यहां से। तुम बोलकर क्या आए थे और तुमने हमें दिया क्या है? एक दिन सुकून का नहीं दिया। हम यूरोप छोड़ करके, अमेरिका छोड़ करके, दुनिया छोड़ करके यहां पर शटर में रहने के लिए नहीं आए थे। हम इसलिए नहीं आए थे कि आप हमें बस सिर्फ शेल्टर में रखोगे। हमें बताया गया था कि यहां पर तो अयाशियां होंगी, मजे होंगे। कहां हैं? हमें तो सड़क पे भी आने नहीं दे रहे आप लोग। तो सूरत हाल जो काफी खराब है। लेकिन अब असल असलहा जो है वो ईरान ने निकाला है, और ईरान का तल अबीब पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। और ये है जनाब वाला 1 टन के वॉर हेड ले जाने वाले खैबर शिकन मिसाइल। तो उसके बाद जो ये 33वीं लहर है जो छोड़ी गई है आज इसराइल के ऊपर, इसका नाम रखा गया है लब्बैक या खामनाई। इससे मंसूब किया गया है इस पूरे सिस्टम को। तो मुझे बताइए कि वहां पर ये जो खैबर शिकन, जो 1 टन के वॉर हेड ले जाने वाले खैबर शिकन है, ये गिरते होंगे, क्योंकि वहां पर जो रिपोर्ट आ रही है ना, जो रिपोर्ट आ रही है अंदर से, रिपोर्ट जो आ रही है उनके लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं, चले उनकी बात कर लेते हैं। मैं तो शायद आपको ऐसा शक होगा कि यार शायद ये थोड़ा सा उसको बढ़ा के बोल सकते हैं, तो मैं आपको अंदर से रिपोर्ट दे देता हूं। आइए पढ़ते हैं कि वो क्या बोलते हैं। अंदर से बोल रहे हैं कि द सिचुएशन टुनाइट इन तल अबीब इज अनबेरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त है इस टाइम तल अबीब में रहना। एंड द इजरायली एयर डिफेंस फेल टू इंटरसेप्ट मोस्ट ऑफ मिसाइल्स, ज्यादातर तो मिसाइल आप लोगों से इंटरसेप्ट होते नहीं हैं। कमिंग फ्रॉम ईरान, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड।
रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, यानी कि आप कहां पर है, शेल्टर में है, कहते हैं हमारी जो बिल्डिंगें हैं ना जिनको हम छोड़ आए हम, वो गलियां वो खत्म हो गई हैं। द सिचुएशन इज टेरिफाइंग, खौफजदा करने वाला माहौल है। द डिस्ट्रक्शन इज मैसिव, तबाही बड़े पैमाने पे हो चुकी है। एंड द कैजुअलिटीज आर इवन ग्रेटर, और अमवात बहुत बड़ी तादाद में हुई हैं। एंड द इरानियन मिसाइल्स आर स्टिल ऑन गोइंग टू दिस डे, और अब तक तो वो हमें ठोके जा रहे हैं, डिस्पाइट द ब्लैकआउट एंड मिलिट्री मॉनिटरिंग ऑफ पब्लिकेशंस। बात समझ गए आप? ये मैं तो नहीं कह रहा, ये आपको अंदर से कोई खातून है जो रिपोर्ट दे रही है, इसके बारे में आप अपनी खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये सूरत हाल बना दी है जी ईरान ने इसराइल के अंदर। टेरिफाइंग, हॉरिफाइंग, सारी फाइंग हो गई है, रिफाइनिंग हो गई है, अंदर जो माहौल बन गया है। इसीलिए अब ये तो इसराइल की तबाही बर्बादी की बातें हैं जो कि हो रही हैं ग्राउंड के ऊपर। ये अलग अमेरिका के जो अड्डे तबाह हो गए हैं, और अब सैटेलाइट को मना कर दिया गया है कि आप उस जगह को नहीं दिखाएंगे, अलग। यानी गूगल मैप आपको हेल्प नहीं करेगा कि अगर आप उनके जो, जिस तरह सीरन दिखाता था ना, पहले यूं था अब यूं हो गया, उन्होंने कहा इसको बंद करो यार, मत दिखाओ, ये दिल जलाते हैं हमारा, पहले यूं था अब यूं हो गया। तो कहते हैं कि भाई ये मत कराओ हमारे साथ, अब इसको आप बंद कर दो। समझ में आ गई है कि हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और मिडल ईस्ट के अंदर हमारा कोई अड्डा नहीं रहा, ठीक है ना, सब तबाह बर्बाद हो गए, और वो एक एक करके वहां से सफारतकारों को निकाल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो ट्रंप का करीबी साथी है वो सऊदी अरब के ऊपर बरस पड़ा। वो कहता है कि आप लोग मुंह देख रहे हैं हमारा, आप तमाशा देख रहे हैं, हम आपके सामने हमारे कपड़े उतर रहे हैं और आप चुप करके हाथ बांधे खड़े हुए हैं। एक मुल्क आपको मार रहा है, ठीक है ना, आप मुझे कह रहे हो मैं आपको डिफेंस करूं, वो मेरे अड्डे तबाह कर रहा है, मेरी हर चीज उसने बैंड बजा दी है। एक मिसाइल भी किसी मिडल ईस्ट मुल्क ने मारा नहीं, मारा ना, तो लिहाजा आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करता, जा। तो यहां पर सूरत हाल ये है कि लड़ना था किसने, लड़ना था इन ममालिक ने ईरान से, जो उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन कहते हैं कि वो हो नहीं सका। अच्छा, यहां पर जो सफारतकार निकल रहे हैं ना, उनके बारे में कहा भी है कि अमरीकी और इसराइली सफीरों को निकालने वाले ममालिक आबनाए हुर्मुज इस्तेमाल कर सकेंगे पास द इनकलाब। वो कहते हैं कि जी आप निकाल दीजिए उनको और आप इस्तेमाल कर लीजिए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। यहां पर आप दिमाग में रखिएगा, ये वो मौका है जब आपको ट्रंप बता रहा है कि हमने उनकी तमाम नेवी खत्म कर दी है, एयरफोर्स खत्म कर दिए हैं, जहाज खत्म कर दिए हैं, 40 जहाज डुबो दिए हैं, खत्म कर दिया सब कुछ, लेकिन आबनाए हुर्मुज के ऊपर आने को हिम्मत नहीं हो रही है कि आए ना। वो कह रहे हैं वेलकम है आपको, आए ना, हम तो खत्म हो चुके हैं ना, तो अभी तो आप आ जाएं, लेकिन आने की हिम्मत नहीं है। जबकि उल्टा वो कह रहा है कि आप अगर हिम्मत है तो आप वहां पर आकर दिखाएं। यहां पर शरारत क्या थी, इसराइल क्या चाह रहा था, अभी वो चाह रहा था कि मैं शुरू करूंगा, उसके बाद ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, तुर्की सारे पड़ जाएंगे ईरान को, ठीक है ना। ईरान सेज चाइना, रशिया, फ्रांस रीच्ड आउट टू डिस्कस पॉसिबल सीज फायर, ठीक है। फोन करता है प्यूटन को, पहले कहते हैं प्यूटन मेरा दुश्मन है, प्यूटन को दुश्मन फोन करता है ट्रंप डायरेक्टली, बराह रास्त, 1 to 1, कहता है यार बात तो करो ईरान से, कि बैठ के बात कर लेते हैं, इसको खत्म करते हैं, दुनिया डिस्टर्ब हो रही है हमसे ना, तेल खत्म हो रहा है, बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी बंद, पाकिस्तान में तालीमी इदारे बंद, ठीक है, रशिया कमा रहा है उससे, आप उसको तेल बेच रहे हो भारत को, इस तरीके से तमाम चीज़ें खराब हो रही हैं। तो मैं उनकी वजह से जो है मैं कहता हूँ चलो यार को रोकते हैं। तो यहाँ पर रशिया को, चाइना को और फ्रांस को रीच आउट किया गया है। दूसरी तरफ जो मैंने कहा कि वो चाह क्या रहा था, तो वो मैं आपके सामने रख दूं। उनकी ख्वाहिश क्या थी कि अजरबैजान, तुर्की और साइप्रस पे अटैक करेंगे, वो तीनों पड़ जाएंगे ईरान को, ठीक है ना कहीं थोड़ी बहुत कोई चीज़ रही होती दिल में ना, कोई होती तो वो निकाल लेंगे अपना। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब अजरबैजान पर अटैक होता है, तुर्की पर अटैक होता है, साइप्रस पर अटैक होता है, तो फौरन ईरान उनसे नेगोशिएट करता, बात करता है। वो कहता है मैंने नहीं किया, फॉल्स फ्लैग है, आप इसको चेक करवा लो, मैं नहीं करूंगा, मुझे दिमाग खराब है मेरा, इस टाइम आप पर अटैक करूंगा, ये फॉल्स फ्लैग है, इसको आइडेंटिफाई करो। उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद अजरबैजान सेंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू ईरान इन ऑर्डर टू मीट द करंट नीड ऑफ द फ्रेंडली नेबरिंग पीपल ऑफ ईरान। यानी कि यहां पर होना क्या चाहिए था कि अजरबैजान से बॉम्ब आते और वो बरसते ईरान के ऊपर, और इसराइल जो है वो पॉपकॉर्न खाता कि भाई वाह 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 वाह, ये बात हुई ना अजरबैजान की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वहां से उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है।
फ्रेंडली नेबरिंग के तौर के ऊपर द पीपल ऑफ ईरान के लिए क्या कहिएगा, क्या कहिएगा इसके ऊपर? चालें जो हैं, एक चाल आप चलते हैं, फिर एक चाल ऊपर बैठा हुआ है ना, आप अल्लाह को चैलेंज नहीं कर सकते। आपकी चालें अच्छी होती हैं, मैं मानता हूं, यानी कि यहां पर सूरत ये है कि मैं मानता हूं कि आप जहां भी बैठ के सोचते हैं और जितने लोग भी बैठ के सोचते हैं अच्छा सोचते हैं, लेकिन कुदरत के सामने जो है हमारी चालें जो है वो चलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो बरतानवी अखबार है वो क्लेम करता है कि ट्रंप का ईरान में फौजी हिकमत अमली का वेनेजुएला मॉडल नाकाम हो गया है। मॉडल क्या था? जितना पेट्रोल, जितना ऑयल भी वेनेजुएला के पास है वो अब अमेरिका के पास आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने बता दिया है कि नहीं आएगा तो मदुरो, ठीक है, बात समझ गए, नहीं आएगा तो मदुरो बना दूंगा। तो यहां पर उसकी ख्वाहिश ये थी कि हम ईरान के अंदर भी यही निजाम फिट करेंगे और नहीं करेंगे तो मदुरो, ठीक है। तो उसमें सूरत हाल ये कि बरतानिया बोलता है कि मदुरो तो नहीं बनने वाला यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मतलब ये हुआ कि वो जो एक नुकसान है पेंटागन का वो आपको नजर आएगा। और ये देखिएगा कि पेंटागन ने ईरान पर हमलों के इब्तदाई 2 दिनों में 5.6 अरब डॉलर के हथियार इस्तेमाल किए। तो सोचिए कि कितनी तबाही और बर्बादी जो है वो वहां पर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं मेरे पास, गैर मुसद्दका हैं, इसके ऊपर कोई बिलीव आप नहीं कर सकते। ईरानी मीडिया कह रहा है कि हमने नेतन्याहू को मार दिया है या इंजर कर दिया है या जख्मी कर दिया है। अब इसके बारे में शायद वो जख्मी हो गया हो, मुझे पता नहीं, कि जो चीज़ें अब वहां से फायर हो रही हैं वो इंजर कर सकती हैं। अगर मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं नहीं मानूंगा, मेरे हिसाब से ये बंदा फरार हो चुका है, ठीक है ना। मुझे बेन गुएर या ये जो जहाज होते हैं ना, छोटे छोटे जहाज उन्होंने रखे होते हैं हुक्मरानों ने, ये फार्म खाने रखे होते हैं, इससे बड़े काम होते हैं इनके। ये ऐसे मौके के ऊपर बड़े काम आते हैं, जब आपकी फ्लाइट्स बंद हो जाए ना, बड़े काम आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक छोटे से जहाज के अंदर बेन गुएर हो गया, ये जो जितनी वो है नेतन्याहू, ये मुझे लग रहा है कि जर्मनी में है। मैं नाम ले रहा हूं, दिस इज आई हैव अ बिग डाउट कि ये जर्मनी में है इस टाइम, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि आप बताएंगे नहीं, ठीक है। अगर ये 5% चांसेस हैं कि ये इसराइल में है, तो फिर ये जख्मी हो सकते हैं। लेकिन डेथ के बारे में मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी खबर बड़ी हो जाती है, लेकिन कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मुखबरियां और जासूस हर जगह होते हैं, ईरान के भी हैं, इसराइल के भी हैं, अमेरिका के भी हैं। वहीं पर बहरीन में भी लातादाद ईरान के रिपोर्टर्स होंगे, और उसके अलावा इंटेलिजेंस काम करती है, चाइना की भी काम करती होगी, रशिया की भी काम करती होगी, ईरान की अपनी भी काम करती होगी। इसराइली मोसाद के लिए जासूसी करने वाले भारतीय शहरी को बहरीन ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे बहुत सारे इंडियंस इस टाइम पकड़े जा रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, जो काम कर रहे हैं असल में मोसाद के लिए या इसराइल के लिए। और ये अब वो बहुत ही, इस टाइम आपको बता दूं कि अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है और हिंदू मजहब से है, तो उनके ऊपर मिडल ईस्ट के अंदर सख्त निगरानी हो रही है, इस टाइम सख्त निगरानी हो रही है। वो बिल्कुल भी उनको नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि वो नहीं होंगे एजेंट, ज्यादातर तो नहीं होते, ठीक है ना, 100 में से 2 ही होंगे या 1 होगा, लेकिन उनकी निगरानी जो है वो शदीद तरीन तरीके से हो रही है, क्योंकि उनमें से ही निकल कर सामने आ रहे हैं। अब ये मैं कहता हूं कि ये भी एक टेक ओवर पॉलिसी थी, जो ईरान को टेक ओवर करना था, क्योंकि इराक टेक ओवर हो चुका है, अब वो माने ना माने, ठीक है ना, अब उसको वो छोड़े ना छोड़े, मर्जी उनकी है। लेकिन बहुत सारे ममालिक जो है वो टेक ओवर है, कुछ फ्रेंडली टेक ओवर होते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट का बड़ा हिस्सा जो है वो फ्रेंडली टेक ओवर हुआ है, यानी कि वो है भी नहीं भी है। लेकिन अगर आप देखें तो इस टाइम होना तो ये चाहिए कि ईरान के मौजू है तो ईरान पर बात की जाए। ऐसे मौके के ऊपर ये बात करना, ट्रंप थ्रेटन्स क्यूबा अगेन, सेज आइसलैंड नेशन में फेस फ्रेंडली टेक ओवर। अब मुझे बताइए कि इतने गंभीर सूरत में फंसे हुए हैं आप, जहां पेट्रोल का और ऑयल का, रिजर्व का और एनर्जी क्राइसिस का, और आपकी जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका आपने ठप्पा बैठा दिया है। दुनिया परेशान है, सिर्फ 2-3 मुमालिक नहीं, दुनिया परेशान है। वहां पर आप कह रहे हैं कि आपको चाहिए कि आप पीस की बात करें, अमन की बात करें, को मुंह से कुछ ढंग का निकालें। आप क्यूबा को देख के बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा टेक ओवर ना कर लूं, फ्रेंडली टेक ओवर ना कर लूं। तो यानी कि आप सोच सकते हैं कि दिमाग के अंदर है क्या, वो क्या चल रहा है, फ्रेंडली टेक ओवर। जब आप कहते हैं कि यार दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने को, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपको कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा होगा। तो आपको अगर आइसक्रीम नहीं मिलती
तो आप कहते हैं कोई टॉफी है किसी के पास, ठीक है। तो अगर आपको ईरान नहीं मिल रहा तो क्यूबा है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।